आप सभी का सिंप्लीफाइड साइंस के इस चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज हम क्लास 9th के लेसन नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना इसका भाग 4 करेंगे और इस वीडियो में हम नील बोहर्स का मॉडल और डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो किस प्रकार होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और बैलेंसी क्या होती है, इसके विषय में आज अध्ययन करेंगे। अब इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने दो मॉडल्स किए, एक जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल और जिसमें किया था कि हमारे पास पूरे का पूरा घन आवेशित है और बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि ये रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं था। फिर रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया कि घन आवेश बीच में है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों ओर है, लेकिन हमने ये भी देखा कि ये फेल क्यों हो गया, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन लगातार रोटेट करेगा तो रोटेशन करते करते घूर्णन करते करते ये बीच में आएगा और जिससे केंद्रक में आकर गिरने पे ये हमारा जो तत्व है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक चीज अगर परमाणु से बनी है, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड एवरी सब्सटेंस इज स्टेबल, तो अगर ये नष्ट हो जाता तो इसका मतलब कोई भी वस्तु यहाँ पर नहीं होनी थी। तो इसकी समस्या हल करने के लिए नील बोहर इन्होंने एक और नया मॉडल दिया और उन्होंने क्या बोला कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। अब इन्होंने भी रदरफोर्ड वाले मॉडल को ही आगे किया था। इन्होंने भी ये बोला कि सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, लेकिन उस सेंटर में न्यूक्लियस होने के साथ साथ इन्होंने एडिशनल क्या बोला कि हमारे पास ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स विच इज नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। और अगला पॉइंट इन्होंने जोड़ दिया उसी के साथ कि जब तक वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है ये अपनी ऊर्जा निष्कासित नहीं करता, ये अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करेगा। इसका मतलब इन्होंने प्रयास किया था, जो कि रदरफोर्ड की गलती थी कि उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे, कहाँ घूम रहे हैं, तो नील बोहर ने बोला वो कहाँ रोटेट कर रहे हैं, एक स्पेशल जगह नाम दे दिया जिसको उसने नाम दे दिया ऑर्बिट। अब ये जो ऑर्बिट है, अब ये हमारा नील बोहर के अकॉर्डिंग है कि सेंटर में हमारा केंद्रक होगा, बाहर हमारे पास ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये शेल होगा और शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एक थोड़ा सा एक एनिमेशन के द्वारा बताया गया आपको, ये सेंटर में न्यूक्लियस आ गए, ये जो रेड रेड की कलर की बॉल्स हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए और ये जो आपके पास ब्लू कलर के ये सर्कल्स हैं ये इनको ऑर्बिट बोला और इन ऑर्बिट का दूसरा नाम है एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बोहर के अकॉर्डिंग ये स्फेरिकल हैं, ये गोल हैं। और अब ये देखिए एनिमेशन में कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में ही रोटेट कर रहे हैं, ये कहीं भी अपनी जगह छोड़कर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये जो कि हमारा जो पिछले वाला मॉडल था रदरफोर्ड का, उससे थोड़ा सा ये अलग क्यों हो गया कि रदरफोर्ड ने बोला कि वो घूमते घूमते, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि फिक्स एनर्जी या फिक्स शेल थी, लेकिन इसमें शेल क्या है वो फिक्स रह गए। तो ये थोड़ी सी उससे अलग है जो कि रदरफोर्ड का मॉडल दिया गया। अब यहाँ पर जो रदरफोर्ड के इसमें जो नील बोहर ने दिए थे कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रोटेट कर रहे हैं या प्रेजेंट हैं तो उनको किस प्रकार से भरा जाएगा, कोई ना कोई तो नियम होगा। ऐसा तो नहीं कि अपनी मर्जी से पहले कक्ष में 10 डाल दो दूसरे में 2 डाल दो, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने एक स्पेशल इसके लिए रूल्स दिया और उससे पहले इसने बोला कि हमारे पास जो ऑर्बिट्स होंगे वो जितने भी ऑर्बिट्स हैं उन ऑर्बिट्स को उन्होंने नाम दे दिया KLMN या 1 2 3 4 इसी ढंग से। और जब तक वो इलेक्ट्रॉन्स अपने कक्ष में है वो अपनी ऊर्जा कभी भी विकिरित नहीं करेगा और इनको या तो कक्ष बोला या दूसरा इनको ऊर्जा स्तर बोला गया। अभी आपके सामने डायग्राम से अगर आप इनको ध्यान से देखिए, हमारे पास इस डायग्राम में
ये हमारे पास सेंटर में केंद्रक है, तो हमारा सबसे पहला K या इसको नंबर 1, L नंबर 2, M नंबर 3, N नंबर 4, इसको इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो ये ऊपर वाले डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा या वापस आएगा तो एनर्जी वो बदल सकता है, लेकिन जब तक अपने कक्ष में है तो इलेक्ट्रॉन्स वो अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करेंगे। ये के नाभिक आ गया, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष और ये चौथा कक्ष। अब ये उठता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस ढंग से हुए, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। उस फॉर्मूले का जो था मेन सूत्र था 2n का वर्ग 2n का स्क्वायर। अब यहाँ पर n क्या है, n है हमारे पास एनर्जी लेवल या जिसको हमने बोला कक्षा का नंबर। तो ऐसे में अगर हम इस 2n वर्ग की बात करते हैं तो इसके हिसाब से कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए अगर हम फॉर्मूले को लेते हैं 2n का वर्ग, तो n के स्थान पर अगर हम 1 रख देते हैं तो पहले कक्ष में कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम n के स्थान पर 2 रख देते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम n3 लगा लेते हैं तो टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। और इसी प्रकार से उन्होंने आगे भी संख्या दी। तो ये 2n का वर्ग ये इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया बोहर-बरी के द्वारा। अब इसमें एक और चीज, एक और साथ में बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड, कि जब तक कि उससे निम्न वाले जो कक्ष अगर भरे हुए नहीं हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊपर के कक्ष में नहीं आ सकता। मतलब अगर उसको तीसरे कक्ष में जाना है, तीसरे कक्ष से पहले उसको दूसरे कक्ष को भरा होना चाहिए, तब वो तीसरे कक्ष में जाएगा। देन इसके अलावा इसने एक और बोला कि अगर कोई एटम जिसमें एक से ज्यादा ऑर्बिट हैं, बेशक उसकी क्षमता 8 से ज्यादा भरने की है और वो कक्ष अंतिम बनने वाला है, तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब मैं फिर लाइन बोल रहा हूं, अंतिम कक्ष तभी जब उसके पास एक से अधिक कक्ष हों। अगर एक कक्ष है तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लेकिन एक से ज्यादा कक्ष है और वो कक्ष अंतिम बनता है तो उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, बेशक उसकी क्षमता उससे जितनी मर्जी अधिक हो। अब इसका एक हम उदाहरण भी करेंगे कि क्या मतलब है इसका। अब यहाँ पर एक एटॉमिक नंबर हमने एल्यूमिनियम का 13 दिया है। अब चलिए इसको भरते हैं 2n के वर्ग के हिसाब से। तो पहले कक्ष में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 ही आते हैं, तो दूसरे वाले में हमारे पास 8 आते हैं। 2 और 8 कितने हो गए टोटल 10। अब 10 आगे टोटल कितने भरने थे हमने 13, तो इसका मतलब अंतिम कक्ष की क्षमता कितनी है 8, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो केवल 3 बचे, इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 और 3। अब इसी तरह से हम आगे भी एग्जाम्पल करेंगे। अब चलिए ये आपके सामने डायग्राम है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये 1 से लेके 12 तक के हम डायग्राम्स हैं। ये पहला हीलियम का है या इलेक्ट्रॉन 2 हैं, पहले कक्ष में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब दूसरा देख लीजिए लिथियम, पहले कक्ष में 2 ही कैपेसिटी थी, इससे ज्यादा नहीं आ सकते, लेकिन तीसरे कक्ष शुरू कर दिया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी ढंग से अब ये देखिए बेरिलियम, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अंदर हैं 2 बाहर आ गए, 2,2,2, 4। देन अगर हम बोरोन की बात करते हैं तो 2,3, 5, ये हमारी परमाणु संख्या के हिसाब से है। कार्बन में 2,4, नाइट्रोजन में 2,5, ऑक्सीजन में 2,6, फ्लोरीन में 2,7, नियॉन में 2,8। अब देखिए कि हमारे पास दूसरे कक्ष की क्षमता कितनी, सिर्फ 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और पहले में 2। अब अंदर हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। अब मान लीजिए इससे ऊपर वापस आ गया सोडियम। अब सोडियम के लिए देखिए, अब ये हमारे पास अंदर केंद्रक अलग है, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष और तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब 2,8,1। अब यहाँ पर आ गया 2,8,2। अब इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ एल्यूमिनियम से लेके आगे तक के लिए एक कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं
283, 284, फॉस्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287, आर्गन 288। अब यहां तक तो हमारे पास आ गया और हमें पता है कि थर्ड की कैपेसिटी कितनी होती है 18। अब इससे ऊपर मान लो किसी का 19 या 20 एटॉमिक नंबर है तो कैसे भरेंगे? अब ये देख लीजिए एग्जांपल। तो पहले कक्ष में हमारे पास 2, दूसरे कक्ष में 8, 2 और 8 10। अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए हैं। टोटल कितने भरने हैं? 20। तीसरे की क्षमता कितनी है? 18। तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन तो आ गए यहाँ पे। पहले में 2, दूसरे में 8। तो क्या हम तीसरे में 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? लेकिन एक ख्याल रखना है कि अगर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो वो अंतिम बन जाएगा। और बोहर्स ने क्या बोला था कि अंतिम कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। इसका मतलब हम इसमें सिर्फ कितने भरेंगे? 8। और अगर 2 यहाँ भरते हैं, 10 यहाँ भरते हैं, 8 इधर भरते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8, 8 और 2। अब इसको जोड़ें, 8 और 2 10, 8 18 और 2 20। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तीसरे की क्षमता तो हमारी 18 थी, हमने 8 क्यों भरे? क्योंकि अगर यहाँ 10 भर देते तो ये हमारा अंतिम बन जाता और अंतिम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते। तो ये है इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। अब इसके बाद हमारे पास इसके ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं, वो आपके सिलेबस के नहीं हैं, लेकिन सिंपली आपको इस ढंग से याद रखना है कि इसकी फिलिंग किस ढंग से होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने हैं। अगर हम इस वाले की एग्जांपल की बात करें, बाहर वाले कक्ष में कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिर्फ हमने बाहर वाले देखने हैं तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास 6। हमने अंदर के नहीं देखने, सिर्फ बाहर वाले। अब इसी के आधार पे हमारी वैलेंसी क्या होती है ये हम पहले भी कर चुके हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, किसी एक तत्व की दूसरे तत्व के साथ जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है वो क्यों जुड़ेगा किसी के साथ? सिंपल सा, अगर एक कक्ष है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की कोशिश करेगा और एक से ज्यादा है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की कोशिश करेगा, या तो डुप्लेट या ऑक्टेट रूल पूरा करने की कोशिश करेगा। इसलिए इसको करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रॉन वो प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें अब एग्जाम्पल्स हम लेंगे, वो भी किसके बराबर है? या तो अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन्स ये हमने करने हैं, तो या तो इसमें कैसे होंगे? या तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनकी संख्या के बराबर, या 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देना है, जो भी कम होगा वो उसकी संयोजकता होगी। कैसे करना है? अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं ना, 281। तो यहां पर क्या बोला? या तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, या 8 में से कम किया, 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 किया तो 7। इन दोनों में से छोटा कौन है? 1 और 7 में से 1, तो इसलिए बैलेंसी क्या होगी इसकी? 1। अब इसी तरह से हम इसकी बात करते हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले में 2, बोर्स के अकॉर्डिंग पहले में 2 ही आ सकते हैं, दूसरे में 5। तो रूल क्या बोलता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर या 8 में से उसको घटा दो, 8 में से घटा दिया 3, तो बैलेंसी कितनी होगी उसकी? 3। 5 और 3 में से छोटा कौन है? 3। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 3 और सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। ये आप पिछले वाले चैप्टर में एक चार्ट था जिसमें हमने वैलेंसीज देखी, जिसमें देखना सोडियम की जो वैलेंसी है वो +1 और नाइट्रोजन की -3। अब ये माइनस और प्लस क्यों आता है? प्लस इसलिए आएगा जिसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। अब 2, 8, 1, तो ये लास्ट के एक इलेक्ट्रॉन को वो दे देगा, डोनेट कर देगा। तो अब क्या बच गया इसके पास? 2 और 8। और ये क्या करेगा? लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, प्राप्त कर लेगा, रिसीव करेगा, इसलिए वैलेंसी इसकी 3 रह जाएगी। अब इसलिए कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। एल्यूमिनियम का 13 नंबर है, तो 2, 8 और 3, लास्ट में 3 है, तो वैलेंसी प्लस का मतलब 3 डोनेट कर सकता है। मैग्नीशियम 2, 8, 2 डोनेट कर सकता है, तो वैलेंसी इसकी +2 होगी। ऑक्सीजन 2,6
और मुझे लगता है कि अब आपको ये फिलिंग करनी आगे होगी। कैसे भरना है, ये भरना है बोहर्स के नियम के अकॉर्डिंग। पहले में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तीसरे में 8 आते हैं, लेकिन हमने उसके हिसाब से सीधे 2 8 8 नहीं भरना। हमने ये देखना कि हम बस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 8 10, 10 और 3 13। हमने तो यही भरने हैं ना, 12, 2 8 10 और 2 12, 2 और 6 8। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया माइनस, इसलिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा और इसके कितने बन जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया इसकी वैलेंसी। और इसी साथ हमने आज की वीडियो में क्या, बोहर का मॉडल क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, और वैलेंसी किस प्रकार से निकाली जाती है। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।